गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैंने फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि मध्यकाल में सल्तनत कालीन झारखंड के बारे में बताऊंगी। तो सल्तनत कालीन में कौन कौन से जो सुल्तान थे जो झारखंड में प्रवेश किए, यहाँ से कर वसूला और किन किन क्षेत्रों को जीता, इनके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। तो सल्तनत कालीन में मुख्य रूप से 5 वंश थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। मैंने एक छोटी सी ट्रिक रखी है जिसके कारण ये जो वंश है वो अपने माइंड में बैठा रहेगा। तो यह गुलाब जामुन खाना है तो समोसा लो। गुलाब जामुन से मैंने गुलाब वंश, खाना से खिलजी, तो से तुगलक, समोसा से सैयद, लो से लोधी। तो है को सर्किल मैंने कर दिया, है को माइंड से हटा दीजिएगा। बाकी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश थे। यही 5 वंश थे जिन्होंने सल्तनत काल में शासन किया। और उसमें सर्वप्रथम थे गुलाम वंश। गुलाम वंश में भी सबसे पहले जो शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे एक्चुअली में वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गुलाम वंश की स्टोरी। लेकिन हमको गुलाम वंश का उधर नहीं जाना है, हमको झारखंड के बारे में जानकारी लेनी है। तो आगे देखते हैं। तो जब मोहम्मद गोरी ने इंडिया को जीता और कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो वापस चले गए, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ पे सुल्तान के रूप में उन्होंने कार्य किया। लेकिन वो याद रखिएगा वो मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। और इस ढंग से गुलाम वंश का जो काल था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक था। इसके जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, वो थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो थे उन्होंने दक्षिण बिहार में नालंदा, उदयपुरी और विक्रमशिला को काफी तहस नहस कर दिया। यहाँ पे काफी उन्होंने तबाही की, जिसके कारण जो है वहाँ के जो लोग थे वो झारखंड की ओर आकर के बसने लगे। और दूसरा इसका था प्रमुख कि बंगाल के सेन वंश के जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन और उसकी राजधानी थी नदिया। तो बख्तियार खिलजी जो है नदिया पे आक्रमण किए थे और नदिया पे आक्रमण करने के लिए उसने रास्ते का प्रयोग किया कि यहाँ का तो झारखंड के। तो सल्तनत काल में मुख्य रूप से बहुत सारे जो वंश थे वो मुख्य रूप से रास्तों का प्रयोग करते थे, झारखंड का छिपने का प्रयोग करते थे झारखंड में। नेक्स्ट है इल्तुमिश और बलबन। इल्तुमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इल्तुमिश और बलबन दोनों ने ही जो गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं, गुलाम वंश के ही ये सुल्तान थे। और गुलाम मतलब सल्तनत काल के जितने भी राजा होते थे उन्हें सुल्तान ही कहा जाता था। तो इल्तुमिश और बलबन इन्होंने हस्तक्षेप किया कि वो भी मतलब झारखंड में घुसे, यहाँ पे से राजस्व वसूली करे, लेकिन वो विफल रहे। तो उनका विफल होने का कारण था छोटा नागपुर खास नागवंशी शासक जो थे हरिकर्ण ने भी अपना जोर ताकत लगा के उन लोगों को नहीं घुसने देने का, राजस्व नहीं लेने देने का अपना ठान लिया और वो इस कारण वो लोग विफल रहे। इस ढंग से इसके जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं, पहला सबसे प्रमुख क्वेश्चन होता है कि बख्तियार खिलजी बंगाल के सेन वंश शासक को नदिया जाने के लिए किस रास्ते का प्रयोग किया था? वो था झारखंड। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। कब किया था? 1206 ईस्वी में। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इल्तुमिश और बलबन जो क्यों हस्तक्षेप करने के बावजूद भी क्यों विफल रहे थे? वो थे छोटा नागपुर के शासक हरिकर्ण के कारण। यहाँ से 2 प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं गुलाम वंश के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का हस्तक्षेप हुआ झारखंड में। देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति थे छज्जू मलिक। इन्होंने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और वो सफल रहे और फिर यहाँ से वो कर को वसूलने लगे। किसी ने भी यहाँ आकर के रहा नहीं, बस उनका मोटो था कर को वसूलना। फिर यहाँ मैंने मलिक कफूर भी लिखा है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। लेकिन ये जो थे दक्षिण भारत विजय अभियान को जब जाते थे
तो उन्होंने झारखंड का प्रयोग किया था, सिर्फ रास्ते के लिए प्रयोग किया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसे कि जो दो सेनापति हैं तो किसने कर वसूला था झारखंड में, तो वो थे छज्जू मलिक। और दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए किसने झारखंड को रास्ते का प्रयोग किया था, तो वो थे मलिक काफूर। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक चला और इसमें थे मोहम्मद बिन तुगलक। 1340 में इन्होंने, इसके जो सेनापति थी मलिक बया, इन्होंने हजारीबाग के चाई चापा पर आक्रमण किया। चाई चापा, और कहीं 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 पे ये चापा है चंपा में लिखा हुआ है, तो चाई चापा बोलिए चाहे चाई चंपा बोलिए, दोनों एक ही वर्ड है। इन्होंने चाई चापा पर आक्रमण किया और यहाँ पे काफी उन्होंने संथाल लोगों को पर अधिकार कर लिया। इस ढंग से संथाल के सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया। और लेकिन संथाली जब तभी जाकर के संथाल के लोग जो संथाली जो थे यहाँ के, ये लोग अपना यहाँ पे हजारीबाग को अपनी भूमि मानते थे, लेकिन जब आक्रमण हुआ तो इस कारण वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए और संथाल परगना में जाकर के बस गए। और जब इसीलिए संथाली जब साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है तो कहा जाता है कि ये आक्रमण जो है इब्राहिम अली ने किया था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये मलिक बया का नाम का तो वर्णन नहीं है, लेकिन इसी मलिक बया के नाम को यहाँ पे इब्राहिम अली के रूप में लिखा गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनते हैं कि मोहम्मद बिन के तुगलक के किस सेनापति ने हजारीबाग के चाई चापा पर आक्रमण किया, तो वो है मलिक बया। ओके, ये क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण बन जाता है। और संताली साहित्य में किस सेनापति का वर्णन है, तो वो है इब्राहिम अली। उसके बाद तुगलक वंश के एक और राजा ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 तक शासन किए। इसने हजारीबाग का सतगावा क्षेत्र को बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास से जीता और सतगावा को राजधानी बना दिया। तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि सतगावा अभी जो है किस जिले में है, तो वो है हजारीबाग में। और इसी सतगावा को किससे जीता, कौन से राजा से, तो वो थी बंगाल के राजा शमसुद्दीन इलियास से जीता और सतगावा को राजधानी बना दी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक चाहते थे कि और आगे बढ़े झारखंड में, लेकिन आगे वो नहीं बढ़ सके। कारण था कि नागवंशी शासक शिवदासकर, नागवंशी शासक जो थे वो काफी मजबूती से फिरोज शाह को आगे घुसने नहीं दिए और फिर फिरोज शाह तुगलक को वहां से वापस चले जाना पड़ा। और ये जो शिवदासकर, ये भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक महत्वपूर्ण कार्य इसका यह है कि इन्होंने गुमला जिले के घाघरा में हापा मुनि का मंदिर का निर्माण किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में घुर फिर के आता है। तो इस ढंग से यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि सतगावा किस जिले में है, हजारीबाग में है। और फिरोज शाह तुगलक ने किससे जीता था सतगावा, तो वो थे शमसुद्दीन इलियास से जीता था। और तीसरा, किस नागवंशी शासक ने फिरोज शाह तुगलक को आगे बढ़ने नहीं दिया, तो वो थे हमारे शिवदासकर। और हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने किया, तो शिवदासकर ने। उसके बाद आता है सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक का ईस्वी है। और इसकी खास बात यह है कि इसके समय में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ और ना ही कोई राजा या समकालीन राजा इसके समय में यहाँ आकर के छिपे हुए। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि सैयद वंश में किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ। फिर पांचवा है लोधी वंश में जो ईस्वी है वो है 1451 से 1526। उसके बाद फिर इब्राहिम लोधी का बाबर से युद्ध होता है और वो फिर मुगल काल में आता था। लेकिन जो लोधी वंश में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, लेकिन इसके जो समय में जो समकालीन झारखंड में नागवंशी शासक थे वो थे प्रतापकर्ण, छठकर्ण और विराटकर्ण। इसके बारे में भी मैं थोड़ी जानकारी नेक्स्ट क्लास में दूंगी। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड में शरण ली।
ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के किस शासक, किस लोधी वंश के सिकंदर लोधी के समय कौन से ऐसे शासक थे जो झारखंड में आके शरण लिए थे? तो वो थे हमारे हुसैन शाह सरकी। इस तरह से मैंने पूरे सल्तनत काल के जितने भी 5 वंश थे उसके बारे में मैं जानकारी दे दी हूँ, लेकिन थोड़ी सी जानकारी प्रतापगढ़ के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।